नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आप सबके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी, होंगे कई अहम सवाल और जवाब भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत लगभग 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को दिए नियुक्ति पत्र। युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए शुरू किया गया कर्मयोगी पोर्टल। प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। दस लाख रोजगार देने के महाअभियान के दूसरे चरण में आज 45 जगहों पर आयोजित हुए रोजगार शिविर। केंद्रीय मंत्रियों ने जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में दिए रोजगार पत्र। राज्य सरकारों, केंद्रीय रक्षा बलों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता अमित शाह राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुटे। रेप के आरोपी से मसाज करवा रहे थे जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। विपक्षी दलों ने पूछा सवाल, क्या यही है आपके नई किस्म की राजनीति। बीजेपी ने आप पर बोला हमला। पूछा, क्या है केजरीवाल के सत्येंद्र प्रेम की असल वजह। और दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आया नया मोड़। आरोपी आफ्ताब ने अदालत के सामने कबूला हत्या का जुर्म। अदालत ने आफ्ताब की पुलिस रिमांड की अवधि 4 दिन बढ़ाई। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजगार मेले की। रोजगार देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है केंद्र सरकार ने और अगले 18 महीनों के भीतर 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है केंद्र सरकार। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला 2.0 में दिए 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र। दीपावली पर आयोजित हुए रोजगार मेले में भी देश भर से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। और दरअसल आने वाले वर्ष में 10 लाख रोजगार दिए जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में सभी नए नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स लॉन्च किया। रोजगार मेले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। और देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संभाषण में ये बात कही। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये कहना है प्रधानमंत्री का। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं बन रही हैं और ये मौके युवाओं के अपने ही गांव और शहर में बन रहे हैं। हमारे 80,000 से अधिक स्टार्टअप युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहे हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री का। साथ ही साथ आज जो अपना व्यापार करना चाहते हैं उन्हें मुद्रा लोन से बड़ी मदद मिल रही है और अब तक 35 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर भरा जाए और ये 1.5 वर्ष के भीतर अगर ये मिशन मोड में ये पद भरे जाते हैं तो ये पद 10 लाख से ज्यादा के करीब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने
आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। और 45 जगहों पर यह रोजगार मेला पूरे देश भर में आयोजित किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं का क्या कहना है। ये युवा जालंधर से है। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आज यहाँ पे रोजगार मेले पे आने का मौका मिला। काफ़ी सारे नौजवान हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट ना हो नहीं पाते। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप हार ना माने। और थैंक्स मैं करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हमारे को डिफेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी दी है। पहले के सालों में एसएससी में 2 साल 3 साल लग जाते थे एक एग्जाम होने से लेके ज्वाइनिंग तक, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा मुझे एग्जाम दिए और इतनी जल्दी मुझे ज्वाइनिंग मिल रही है। मुझे आज अपनी जिंदगी का सफल मोमेंट प्राप्त हुआ है और इस बीएसएफ कैंट और पीएम मोदी की मदद से मुझे आज इतनी सफलता प्राप्त हुई है। और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सभी मेहनत कीजिए, सभी परिश्रम कीजिए, ताकि हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके और देश का नाम रोशन करने का भी मौका मिल सके, और हम अपने देश के अंदर अलग अलग जो सेवाएं हैं उनमें हम अपना योगदान दे सके। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो रोजगार मेला है ये किस तरह से नए अवसर दे रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत है, क्योंकि इस तरह से अलग 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 उसको करके कि केंद्र सरकार के लिए की जो रोजगार की जो योजनाएं हैं, ये कहा जाए कि जो भर्तियां हैं उन पर स्पेशल रिक्रूटमेंट इस तरह से पहले देखने में नहीं मिलता था। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार ने 10 लाख जो रोज़गार देने की जो बात कही है और उसकी जो शुरुआत है उसकी शानदार है कि 1 महीने के अंतराल पर करीब करीब दूसरा ये मौका था देश के युवाओं के लिए, उनके पास जो रोज़गार उन्हें मिला। इसको अगर हम देखें तो इस लिहाज से ये युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर है, जबकि रोज़गार पाने की जो लालसा है हर एक युवा में होती है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका लक्ष्य होता है कि उसके पास रोज़गार हो, और जब ये रोज़गार केंद्र सरकार के अधीन हो, किसी भी पद पर होता है, तो ये उसके लिए और बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन इसको लेकर जो प्रयास किए गए हैं वो इस बात में और ज़्यादा अभूतपूर्व हैं कि कुछ श्रेणियों में जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो हटाया गया। इससे एक जो न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी, बल्कि जो आमतौर पर आरोप लगते थे कि इंटरव्यू के दौरान जो फेवरेटिज्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो जाती है, उन सब पर विराम लगा है। आज हम जिस तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे रोज़गार मेला के कार्यक्रम के दौरान जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कानून राज्य मंत्री, उनके द्वारा इस बात को रेखांकित जब किया गया कि किस तरीके से पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था और अब इसको सीधे तौर पर एक समयबद्ध तरीके से जब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसका परिणाम उनके सामने होता है। और इस बात को युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने भी रेखांकित किया कि कैसे उनके लिए एक ये नया अवसर है, नया मौका है इस मायने में, क्योंकि पहले जो तमाम जो प्रक्रियाएं होती थी, 6-6 महीने की लंबी प्रक्रियाएं चल जाती थी, और अब उन्हें समयबद्ध तरीके से जब ये सब कुछ हो रहा है, परिणाम उनके सामने आ रहे हैं, तो एक जो जीवन को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, देश के विकास में शामिल होने के लिए अपनी जो कर्म निभाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जब युवा खास तौर से शामिल होता है तो ये कहा जाता है कि देश का जो भविष्य है वो युवा आगे ले जाते हैं। और इसी मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी देश का युवा जब उत्साहित होता है तो जो पूरा जो सिस्टम है उसमें उसकी जो ऊर्जा है वो संचारित होती है और देश आगे बढ़ता है। जी निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ते हैं, युवाओं की ऊर्जा संचालित होती है। और एक तरह पे जो कर्मयोगी पोर्टल है
इसको किस तरह से समझाएंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा? और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो रोज़गार के दूसरे अवसर हैं वहाँ तक भी विस्तार हुआ है, किस तरह से ये बताएंगे? देखिए, जहाँ तक आज़ाद भारत के बाद जिस तरीके से प्रयास युवाओं को लेकर इस सरकार में देखने को मिले हैं, ख़ास तौर से चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो, चाहे वो स्टार्टअप के ज़रिए हो, और जो सबसे बड़ी बात हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज भारत एक युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा यहीं पर हैं, और उसके लिए जो प्रशिक्षण है, जो उसका जो कौशल है, उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं, तो जब हमारा लक्ष्य ये है कि हम पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं, लोग यहाँ पर आएँ, अपना इन्वेस्टमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जब यहाँ पर उद्योग लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है प्रशिक्षित युवाओं की। तो इस तरीके से जो कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए जो तमाम प्रशिक्षण की जो सुविधाएं हैं, और ऑनलाइन तरीके से जब युवा इससे लाभान्वित होंगे, और इस बात को प्रधानमंत्री ने भी कहा कि युवाओं से अपील की कि वो इस पर अनुभव हासिल करने के बाद अपना जो अनुभव है वो पीएम पोर्टल पर साझा करें, और उसको इससे क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से संवाद स्थापित करना चाह रही है और कर भी रही है, युवाओं के साथ सीधा संवाद है कि वो क्या चाहते हैं, और सरकार के जो प्रयास हैं उसमें और किस तरीके का वो बदलाव, या उसमें और कितने वो खुश हैं कि ये जो प्रयास है वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो एक इनपुट प्रोसेस भी है जिसके के ज़रिए सरकार चाहती है कि जो युवा हैं वो अपनी राय इसमें रखें, अपने अनुभव रखें। तो ये एक जो प्रशिक्षण प्राप्त करने का, प्रशिक्षण को से जुड़ने का, उस पर जानकारियाँ हासिल करने का जो सीधा अवसर है, उसके लिए ये पोर्टल काम करेगा। और निश्चित तौर से न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में भी इसका लाभ युवाओं को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगहों पर युवाओं को रोज़गार जब मिलता है तो वो अपने जो कौशल है और उसका जो प्रशिक्षण है वो उसका काम आता है, और इस दिशा में ये एक अच्छा प्रयास है। जी, निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास है, और आगे इस तरह से आगे जो प्रयास है वो जारी रहेंगे। अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और इससे पहले कि हम गुजरात चुनावों की बात करें, धुआंधार चुनाव प्रचार की बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त में, और बात करेंगे गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार की। जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है दोनों चरणों के लिए, और गुजरात में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी है पूरी ताकत। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, तो अब कुछ ही दिन चूंकि शेष रह गए हैं दूसरे चरण के चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी का मेगा चुनाव प्रचार अभियान आज गुजरात में देखा जा सकता है, और बीजेपी के प्लान के मुताबिक 3 से 5 हजार लोगों की भीड़ जुटाकर सभाएं आयोजित की जाएंगी। तो केवल 3 से 5 हजार लोगों की भीड़ जुटाकर नुक्कड़ पर हर गांव में, हर पंचायत में पहुंचकर इस तरह की सभाएं की जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात में इस पूरे दौरान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं प्रचार में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कर चुके हैं कई रैलियां, कई बड़े नेताओं की जनसभाएं भी हैं। आज मनीष तिवारी की जनसभा भी बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान समेत कई नेता कर रहे हैं चुनाव प्रचार, और भगवंत मान आज 3 जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ केजरीवाल और भगवंत मान दोनों की एक जगह पर जनसभा भी हो रही है। साझा चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है गुजरात में। तो कुल मिलाकर अब जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार हो रही है, और तमाम जो नेता हैं वो दावे प्रतिदावे, बहुत सारे वादे चुनावों में कर रहे हैं। और चुनावों के वक्त कभी नेता वादे करते हैं, कुछ नेता दावे करते हैं, कोई मन की बात कहता है, और कई बार कुछ बताते बताते असल सच भी निकल आता है। कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु पहले आम आदमी पार्टी गए थे, अब दोबारा
कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं। क्या है इनके दिल की बात, जानिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। गुजरात के चुनावी सफर में हम मौजूद हैं सौराष्ट्र के राजकोट में। राजकोट यानी सौराष्ट्र का केंद्र बिंदु, और जो भी सौराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, खासतौर पर कांग्रेस की राजनीति को जानते हैं, इंद्रनील राजगुरु को जरूर जानते होंगे। कितने बड़े चेहरे हैं वो राजकोट के, सौराष्ट्र के कांग्रेस की राजनीति में। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रनील, और जानेंगे कि आखिर वो क्यों गए थे आम आदमी पार्टी में और फिर वापस क्यों आए कांग्रेस पार्टी में। इंद्रनील जी, सभी ये जानना चाहते हैं कि आप जैसा नेता, जो कांग्रेस का एक बड़ा नेता सौराष्ट्र की राजनीति में माना जाता रहा, इस बार भी आप उम्मीदवार हैं। आप अगर 2012 में देखें तो आप विधानसभा चुनाव भी जीते थे। आपका मोह भंग क्यों हुआ था कांग्रेस से, और आप आम आदमी पार्टी में क्यों चले गए? मैं कांग्रेस में बोल के गया था कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन कांग्रेस 27 साल से इनको हरा नहीं पा रही है, इसलिए मैं आम आदमी में जा रहा हूँ, ये बोल के गया था। मैं जो आम आदमी आज सोच रही है कि ये बिनभ्रष्ट लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं, बस ऐसा ही कुछ जान मान के मैं आम आदमी में गया था। आम आदमी पार्टी जिस तरह का दिखावा करती है, आप ये कह रहे हैं कि सच्चाई उससे अलग है। यहाँ जाके मैंने देखा कि ये तो एक ही गुरु के दूसरे चेले हैं, उससे भी बड़े झूठे हैं। उसका एक उदाहरण आपको दे दूं कि ये जो ऑपरेशन लोटस हुआ था, वो तो बिल्कुल मेरे सामने बातों ही बातों में बन गया था। केजरीवाल जी ने बोल दिया कि मनीष जाके बोल दो, अभी हमारी प्रेस है कि तुमको आए थे और सीएम बनाना चाहते थे, कुछ करेंगे नहीं, एमएलए लेके आ जाओ, तुम्हें दिल्ली का सीएम बना देंगे, ऐसा बोल दो। और मनीष जी ने बैक ऑफ, यार बॉडी लैंग्वेज भी नहीं बदलती। लेकिन इस बार पूरे गुजरात नाराज है, चाहे वो शहर हो या चाहे कोई गांव हो, सब जगह पे पूरी नाराजगी फैली हुई है कि ये अहम बड़ी ये सरकार, जिसमें एक घमंड आ गया, ये घमंड वाली सरकार को हमें बदलना है, ये लोगों ने तय किया है। कांग्रेस की सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील राजगुरु, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे और वापस क्यों आए, इस सब पर बातचीत कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और एक राजनेता के तौर पर तमाम सारी बातें कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है, दरअसल उससे उलट वो करती हुई दिखाई देती है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस में वापस आए हैं। राजकोट से कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं 3 अलग अलग जगहों से। शैलेंद्र जुड़े हुए हैं मेहसाणा से, मेघना जुड़ी हुई है सूरत से, और नीरज भी वडोदरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम शुरुआत मेघना से शुरू करें, मेघना, किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में एज ले रही है, और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं मुद्दों को गरमाने की, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुद्दों को उठाने की तो कोशिश बेशक निखिल की जा रही है, लेकिन जहां जिस तरीके से आपने कहा कि एक एज बेशक बीजेपी का है इस मामले में, देखिए जब चुनाव प्रचार की बात आ रही है और अब कुछ ही दिन बचे हैं, और इसमें जितना धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड पे नजर आ रहा है, बैक टू बैक रैलियां हैं, शीर्ष नेतृत्व भी बैक टू बैक रैलियां आयोजित हो रही हैं, बैक टू बैक रोड शोज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो सभी स्टार प्रचारकों को ग्राउंड पे आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ जहां देखें भगवंत मान को उतार रही है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, यहाँ पर गोपाल इटालिया हो, सुल्तान गढ़वी हो, ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन उनका कितना ग्राउंड कनेक्ट है, चूंकि ऑब्वियसली एक तरीके से देखें तो विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी की दस्तक हुई है, तो ऐसे में ग्राउंड कनेक्ट कितना स्थापित कर पाते हैं, लोकल मुद्दों से कितना ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। जैसे हमने कल देखा नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उन्होंने नवसारी के चीकू का जिक्र किया, मछुआरों का जिक्र किया। तो अगर हम देखें तो लोकल मुद्दों को हर एक जगह पर भाजपा उठा रही है, जहां जहां भी जिस किस्म के लोकल मुद्दे हैं।
गुजरात में अलग अलग रीजन्स में। और दूसरी तरफ अगर देखें निखिल, तो बयानबाजी का भी दौर लगातार जारी है और हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा नजर आया कि किस तरीके से लापरवाही बयानबाजी के कारण कांग्रेस को एक तरीके से ये एक चीज कांग्रेस को पहले भी नुकसान कर चुकी है और ये नजर आ रहा है कि ये लापरवाह बयानबाजी के कारण जो वॉर ऑफ वर्ड्स है उसमें कांग्रेस एक बैकफुट पे आती नजर आ रही है, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरीके से औकात की बात कांग्रेस कर रही है। ये सारे मुद्दे लगातार हम चर्चा में बना हुआ है, ये सारे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल जनता तय करेगी कि किस तरह से इन मुद्दों पर वो क्या राय रखती है। शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महसाणा से। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे जो दूसरे दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो किस तरह से चुनाव प्रचार को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अलग स्टाइल निकाली है जो प्रचार की, कि एक जिसको कह रहे हैं कारपेट बम्बार्डिंग, एक साथ एक जगह पर इतने दिग्गज नेताओं को उतारकर वो जो है उस चीज को कहीं ना कहीं जनता के मन में जो अपने सारे पॉइंट्स हैं वो देना चाहते हैं। किस तरह से इसको काउंटर कर रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? बिल्कुल निखिल, निश्चित तौर पर आप ये कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत धुआंधार प्रचार करती हुई इस बार गुजरात में दिखाई नहीं दे रही। उनकी एक रणनीति हो सकती है जो उनके नेता यह दावा कर रहे हैं कि वो दरअसल डोर टू डोर प्रचार या फिर एक तरह से लोगों से संपर्क अभियान पर जोर दे रहे हैं। लेकिन बड़े नेताओं के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी की सिर्फ 2 रैली हुई है, वो भी कल से शुरुआत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब 25 के बाद आएंगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और बड़े नेताओं में उतना एक तरह से देखें उतनी धुआंधार रैलियां नहीं हो रही हैं। कांग्रेस की रणनीति यह है कि दरअसल गुजरात के लोगों को यह बताया जाए कि क्यों बदलाव जरूरी है और बीजेपी के दावों पर एक तरह से आरोप लगाया जाए या फिर उसका खंडन किया जाए या तमाम सवाल उठाया जाए। उस पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के पर सवाल उठाते हुए ट्वीट हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कल जो जनसभा की सूरत और राजकोट में उसमें कुछ मुद्दे उठाए जिसमें बीजेपी को घेरने की कोशिश की। वहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी वो रोड शो पर ज्यादा अब आज ध्यान दे रही है, जब भगवत मान 3 जगह पर रोड शो कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ एक साझा चुनाव प्रचार सूरत में करेंगे। तो अलग जो विपक्षी दल है जो राज्य की सत्ता में आना चाहते हैं या फिर यहाँ पे मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उनकी अपनी रणनीति है कि बीजेपी सरकार के और बीजेपी के दावों को सवालों के गठघरे में खड़ा किया जाए और वो उस पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने सफल होंगे ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये हम जानते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो उसका जबरदस्त तरीके से एक जवाब हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है तथ्यों के साथ। और बीजेपी ये कह रही है कि विकास पर इनके पास पूछने को कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना काम है, सिर्फ कुछ तथ्य रखते हैं जो बिना किसी सबूत के होते हैं, बिना किसी तथ्य के होते हैं। जबकि बीजेपी विकास की बात करती है, 27 सालों में जो गुजरात बना है उसकी बात करती है। तो हम इस तरह से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी चलिए नीरज से समझते हैं। नीरज वडोदरा में मौजूद है। नीरज, किस तरह से ये मुद्दे जनता ले रही है? जैसा शैलेंद्र बता रहे हैं कि कई बार विकास के मुद्दे की बात करती तो है पार्टियां, लेकिन दरअसल असल मुद्दे से भटक जाती है, आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं वो मुद्दे भटक जाते हैं। किस तरह से पब्लिक ले रही है इन सारे मुद्दों को और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता के सामने दरअसल जो जनता के मुद्दे हैं? देखिए बिल्कुल निखिल, अगर आप देखें गुजरात विधानसभा चुनावों को तो विकास हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी है उस पर उतर आती हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि विकास के मुद्दे पर वो ना तो बात करना चाहती हैं और ना ही चर्चा करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगाती है कि कांग्रेस जब ये कहती है कि कांग्रेस का विकास बोलता है तो वो कौन सा विकास है? जो 27 साल से जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं है, तो आखिर वो कौन से विकास की बात करते हैं? और यही कारण है कि आप अगर पूरे इंडिया का अगर देखें तो गुजरात एक ऐसा आपको एग्जाम्पल मिल रहा है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देता है। पिछले 27 साल से जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसका परिणाम सिर्फ यही है कि जो विकास है वो जनता चाहती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, विकास की इसकी रफ्तार को लगातार बरकरार रहे। आप अगर देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत हमले कर रही है, मधुसूदन मिस्त्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया, प्रधानमंत्री ने उसका जो जवाब है वो भी दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट दिखाई देती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कि आम आदमी पार्टी के भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, लेकिन गुजरात की जो जनता है वो चाहती है कि विकास
के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाए, विकास के मुद्दे पर ही बात करी जाए, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां शायद इस बात को समझ नहीं रही हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि विकास के मुद्दे पर वो आ नहीं सकती। यही कारण है व्यक्तिगत टारगेट करती हैं, और जब जब आप व्यक्तिगत टारगेट करते हो तो उसका जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आप के सामने उदाहरण है 2002 जब मौत का सौदागर बोला गया था, पार्टी प्रचंड बहुमत से वापस आई। आपके सामने उदाहरण है 2014 जब चाय वाला बोला गया था प्रधानमंत्री को, उसके बाद पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई और चाय वाला क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसका पूरे देश में उनको जो फायदा है वो मिला। 2017 में उनको यहाँ तक नीच तक कह दिया गया और प्रधानमंत्री ने सूरत में एक रैली की और ये जिक्र किया कि गुजरात की जनता का अपमान किया गया है, गुजराती का अपमान किया गया है। और आप देखें कि 2017 में सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी का सूरत में ही हो रहा था जीएसटी को लेकर, लेकिन सूरत की 16 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जब इस तरह की जो टीका टिप्पणी है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। और इस बार भी जो मधुसूदन मिस्त्री हैं उन्होंने औकात शब्द का प्रधानमंत्री के लिए यूज किया है। तो गुजरात की जनता नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री या किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाए, वो चाहती है कि विकास के मुद्दे पर ही बात हो, और ये चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही निकल लड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विकास हुआ है जनता चाहती है आगे भी इसी तरीके से विकास हो। जी जी, निश्चित तौर पर विकास का मुद्दे पर जनता चुनाव चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, वडोदरा से मेहसाणा से हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र मिश्रा आपका भी शुक्रिया, और सूरत से हमारे साथ जुड़ने के लिए मेघना देव आपका भी शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर गुजरात में धुआंधार प्रचार जारी है, जनता के मुद्दे जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं राजनीतिक दल, और उसको लाने का अलग अलग तरीका है। कोई रोड शो कर रहा है, कोई जनसभाएं कर रहा है, कोई डोर टू डोर प्रचार कर रहा है। फिलहाल बात करेंगे दिल्ली के सियासत की, किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनको जेल में मसाज देने का मुद्दा किस तरह से और गरमाया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और बात करेंगे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक में नया खुलासा हुआ है। क्या है ये नया खुलासा, इसकी बात करेंगे, और किस तरह से इसकी राजनीति आगे बढ़ रही है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक मामले में नया खुलासा हुआ है, और इस नए खुलासे के बाद से राजनीति भी गर्मा गई है। बीते दिनों उनका जेल के बैरक से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स उनको मसाज देता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तिहाड़ जेल के सूत्रों से पता चला है कि जैन को मसाज देने वाला शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। मसाज देने वाला शख्स दरअसल दुष्कर्म के केस में सजा काट रहा एक कैदी है। तो ये एक बड़ी खबर है, और जिसको कहते हैं कि संजीदगी भी इसमें समझनी चाहिए खबर की। बताया जा रहा है कि उसका नाम रिंकू है, जिस पर पॉस्को की धारा 6 और IPC की धारा 376, 506, 509 के तहत आरोप लगे हुए हैं। इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार और CM केजरीवाल विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। अब कांग्रेस ने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहा है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस के अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा है, डूब मरो केजरीवाल, बच्चियों के बलात्कारियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे, फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में तुम उतर आओगे। ये कहना है कांग्रेस की नेता का, और लगातार इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं तमाम नेताओं के। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और उनसे तमाम सवाल एक के बाद एक किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि सत्येंद्र जैन को मालिश और चंपी देने वाला शख्स फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेपिस्ट था। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इसका बचाव क्यों किया और फिजियोथेरेपिस्ट का अपमान क्यों किया गया। ये सवाल लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की है और तमाम सवाल पूछे हैं। जेल के सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हुए एक भ्रष्ट मंत्री को हर तरह की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, ये कहना है बीजेपी का। जब ये वीडियो सामने आया था तो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए बयान दिए थे। सिसोदिया ने एक डॉक्टर का पर्चा जारी किया था जिसमें सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी देने के लिए लिखा गया था।
लेकिन इस पर भी विवाद हुआ था क्योंकि पर्चा 21 सितंबर का था, जबकि सत्येंद्र जैन के मालिश का वीडियो 13 सितंबर का था। तो इसको लेकर के भी विवाद हुआ था कि इसको बनाया जा रहा है, बाद में चीजों को कलर देने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और इससे पहले 30 मई से पहले अप्रैल में भी ईडी ने जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। सत्येंद्र जैन पर कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई थी और उसके जरिए लाभ कमाया था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को सफेद किया था, यह आरोप है। लेकिन इतने आरोपों के बावजूद केजरीवाल सरकार में अब भी मंत्री पद पर काबिज हैं सत्येंद्र जैन। अब विपक्षी दल पूछ रहे हैं सवाल कि केजरीवाल के सत्येंद्र जैन के प्रति इस प्रेम की असल वजह क्या है, क्यों केजरीवाल उनको अपने साथ बनाए हुए हैं। विपक्षी दल जानना चाह रहे हैं कि क्या इसी नए किस्म की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल जो है आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं जब से ये पता चला है कि जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा था वो दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप का आरोपी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश उनसे शर्मसार है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक अपराधी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कानून के खिलाफ हैं। इस कृत्य पर देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगती है। जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं? मसाज चंपी क्यों चल रहा है? क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं? क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है? इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा करेंगे अजय शहरावत से जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश कुमार बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश आपके पास आते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जब से ये वीडियो, क्योंकि सत्येंद्र जैन का जो मामला था वो पहले ही जिसको कहते हैं कि सुर्खियों में छाया हुआ था, बहुत सारे सवाल अरविंद केजरीवाल से सत्येंद्र जैन से किए जा रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल और तल्ख होते गए और अब वीडियो सामने आया। पहले वीडियो सामने आया, फिर ये कहा गया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है और अब वो रेपिस्ट आरोपी है, रेप का आरोपी है। किस तरह से ये पूरा मामला दिल्ली की राजनीति पर असर डाल रहा है और आम जो लोग हैं, जो दिल्ली की आम जनता है, उसका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यह अच्छी खबर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी, शुचिता और आदर्श की बात करके जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, वो आम आदमी पार्टी लगातार आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुझे याद नहीं है, शायद आपने देखा भी होगा कि नैतिकता के आधार पर जब कोई मंत्री या विधायक या सांसद जब जेल जाते हैं तो खास करके मंत्री के मामले में हमने देखा है कि उन्हें अपने पद से नैतिकता के आधार पर वो या तो वो इस्तीफा कर देते हैं या फिर उनके जो सदर होते हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं या उनकी पार्टी के जो नेता होते हैं, उनको हटने के लिए मजबूर करते हैं या बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन यह लगता है कि हिंदुस्तान का इक्का दुक्का मामला ही इस तरह का रहा होगा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबे समय से सत्येंद्र जैन जेल में हैं लेकिन मंत्री पद पर काबिज हैं और जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा आक्रामक है और लगातार वो इस बात को उठा रही है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। रही बात मसाज या फिर अन्य जो सुविधाएं उन्हें जेल के अंदर दी जा रही हैं,
या भी हम कह सकते हैं कि एक बीजेपी ने जिस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा किया है कि टेलीविज़न सेट या फिर मिनरल वाटर या मसाज की सुविधा उन्हें प्रदान की जा रही है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है। और मुझे लगता है कि आम लोगों का क्या कहना है राजेश, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आम लोगों का क्या रिएक्शन है दिल्ली के लोगों का? देखिए, आम लोग जो एमसीडी के चुनाव में जो पार्टी तमाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो पार्टी के कार्यक्रमों में मसरूफ हैं, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं, लेकिन जो कॉमन पीपुल है, कॉमन पीपुल कहीं ना कहीं चुप है। कॉमन पीपुल इस बात को समझने, सुनने और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे जो है बढ़ता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है बहुत जागरूक जनता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में होता है, लेकिन इस मसले पर अगर हम देखें तो दिल्ली की जनता चुप है। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं या कार्यकर्ता हैं वो जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। उनका तो अधिकार है आरोप प्रत्यारोप का, जो नेता है वो आरोप प्रत्यारोप का उनका अधिकार है। जनता है, जनता के मन में ये भाव जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं निखिल, जो जेल के भीतर हो रहा है या फिर बाहर हो रहा है, आखिर वो क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, क्या हो रहा है वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो ये वीडियोस हैं वो वायरल है। हमारे साथ में परविंदर सिंह सेठी जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखर समर्थक रहे हैं। परविंदर जी, क्या इसी दिन के लिए दिल्ली की जनता चुनकर लाई थी आम आदमी पार्टी को, जिस नए किस्म की राजनीति की बात कर रहे थे कि आप जेल में बंद हो जाएं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहें, उसको थके नहीं बताते हुए, और बाद में जब जेल में बंद हो तो जो दूसरे आरोपी हैं उनसे आप मसाज कराएं, रेपिस्ट से बल्कि रेप के जो आरोपी हैं उनसे आप मसाज करवाएं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसकी जांच चल रही है और उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके उनको जेल में डाला हुआ, ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो गई है। लेकिन मैं आज की बात के ऊपर बात करता हूं, जो आपने बोला है कि फिजियोथेरेपी, इससे बुरी और इससे घटिया बात नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जब गिर जाता है उसके स्पाइनल कोड की 2 बार सर्जरी होती है, उसके बाद उसका नर्व पंच होता है और उसको डॉक्टरों द्वारा एक प्रिस्क्राइब किया जाता है कि फिजियोथेरेपी के लिए। मैं दूसरी बात बताऊं, मैं एक डिबेट था, वहां पे तिहाड़ जेल के पीआरओ थे, तो उन्होंने डिटेल में बात करी। उन्होंने कहा जेल के अंदर जो कैदी हैं वही मसाज देते हैं, वही फिजियोथेरेपी देते हैं, वो ट्रेंड होते हैं या वो पहले इस प्रोफेशन में रहे होते हैं, उनको ट्रेंड करा होता है और अलग अलग लोग आते हैं फिजियोथेरेपी देने के लिए जिस प्रकार डॉक्टर रेकमेंड करता है। वो फिजियोथेरेपी दी जा रही थी। अगर जेल के अंदर तो कैदी हैं और वो सजा भुगत रहे हैं तो अब उनका प्रोफाइल थोड़ी देखा जाएगा कि किस जुर्म में आए हैं, उनका तो देखा जाएगा कि ये। चलिए, आपकी बात सच है। परविंदर जी, कितने लोगों को जेल में ऐसे फिजियोथेरेपी मिल पाती है? नहीं, सब जिन लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उनको मिल पाती है। और वहां पे बैरक्स के अंदर कुछ टीवी वाले रूम भी हैं, जैसे टीवी की बात की थी, और वहां पे बिस्लरी और बाकी सुविधाएं हर कैदी को है। वहां पे कैंटीन है, कैंटीन से आप परचेज कर सकते हैं। किसी चीज को गलत तरीके से पेश ना किया जाए, जनता को गुमराह ना करा जाए। चलिए, वो जो वीडियो है वो स्वयं जनता देख रही है, उसमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में इस वक्त अजय सहरावत जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सुना कि किस तरह से परविंदर जी कह रहे हैं कि दरअसल वो सारी जो चीजें थी वो एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स हैं और जेल में मसाज भी लिया जा सकता है, एक कैदी दूसरे कैदी को मसाज दे सकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति थी, आज मुझे लगता है पूरे देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उनका चेहरा शर्मसार होना चाहिए। सब नेताओं को इनके आके क्षमा मांगनी चाहिए। देश से किस तरह की वैकल्पिक राजनीति की बात करने आए थे और आज कहां फंस गए। 56 ट्रांसफर हुए हैं तिहाड़ जेल से। अगर ये सब सही था तो ट्रांसफर क्यों हुए, उन अफसरों को क्यों हटाना पड़ा? जेल के अंदर एक 5 स्टार फैसिलिटी बना दी है, वीवीआईपी कल्चर बना दिया है। ये तो कहते थे जी हम तो आम आदमी है जी, हम तो गाड़ी घर बंगला भी नहीं लेंगे, लेकिन अब तो ये जेल के अंदर मिनरल वाटर भी ले रहे हैं, एसी भी ले रहे हैं, टीवी भी ले रहे हैं, 4-4 लोग इनकी बैठ के मसाज कर रहे हैं, वहीं पर इनको सरकारी फाइलें मिल रही हैं। और ध्यान रखिए, ये वो आदमी है जिसने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मेरी याददाश्त चली गई है। अगर इनकी याददाश्त चली गई है तो इनको ये कैसे याद है कि मुझे जेल के अंदर खाने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए। आज उन्होंने एक और पिटीशन राउज एवेन्यू कोर्ट में डाली जिसमें उन्होंने लिखा मेरे को खाने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए, फ्रूट चाहिए। मतलब शर्मिंदगी का ऐसा चेहरा। आप एक रेप एक्यूज से, जो सीरियस ऑफेंडर है, जो बिल्कुल संगीन जुर्म के अंदर वहां पर कैद है, कल तक आप उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताते थे, आज जब वो रेपिस्ट निकला है तो कहते ये तो जेल की प्रक्रिया है।
मतलब जो जेल आपके अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए सत्येंद्र जैन इसी जेल के जेल मंत्री भी रहे हैं। मतलब ऐसा शर्मसार दिन देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि एक ऐसी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, राइट टू रिकॉल की बातें करती थी, कहती थी पहले इस्तीफा बाद में जांच, आज तो जांच भी चल रही है, 4 महीने से वो जेल में भी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6ठी बार उनकी बेल पिटीशन कैंसिल करी है। इसको बार बार याद करिए, एक बार बेल पिटीशन कैंसिल हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 6ठी बार बेल पिटीशन का मतलब है कि वो सीरियस ऑफेंडर है, वो नोटोरियस क्रिमिनल है। कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंसेस प्रूव हो चुके हैं। 4.16 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो 3 शेल कंपनीज के थ्रू इन्होंने कलकत्ता से करी है, वो प्रूव हो चुका है आज की डेट में, इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। और उसके बाद ऐसा शर्मसार चेहरा कि जो आदमी, एक चीज जानना चाहेंगे अजय जी आपसे, एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो केजरीवाल का सत्येंद्र जैन का प्रेम है, इसके पीछे असल वजह क्या है? आपको क्या लगता है, बीजेपी को क्या लगता है? देखिए सर, मेरा कहना साफ है, सत्येंद्र जैन उनके राइट हैंड है और मनीष सिसोदिया उनके लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड प्राइम एक्यूज्ड है लिकर पॉलिसी में, नंबर 1 एक्यूज्ड है, जिसके ऑलरेडी सोशल मीडिया जो इंचार्ज थे इनके विजय नायर ऑलरेडी जेल में है, उनके ऊपर बरामदगी चल गई और बहुत जल्दी वो भी जेल में जाएंगे। सोच करके देखिए, एक अभियुक्त 4 महीने से जेल में है जो कि अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट हैंड है, और एक बाहर है मनीष सिसोदिया। दूसरे को बचाने के लिए एक अभियुक्त प्रेस वार्ता कर रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ये स्टेटमेंट कोर्ट में जाकर के देखें तो उनकी खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि वो तो खुद प्राइम एक्यूज्ड है। आप शर्मसार होने का दिन देखिए कि फाइनली मसाज करवाने के लिए भी कौन मिला है, एक ऐसा इंसान जो पॉक्सो जो स्पेशल एक्ट होता है, वो जो रिंकू जो अपराधी है, उसने किसी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करी। क्या आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की संवेदना उस बच्ची के परिवार के साथ नहीं है जिस दरिंदगी उस अपराधी ने करी, और आप उस अपराधी से मसाजे ले रहे हैं? मतलब आज आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो सबके सामने स्पष्ट है कि आज आम आदमी पार्टी उस बच्ची के साथ खड़ी है, जिस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई है। क्या उसके साथ कोई संवेदना आम आदमी पार्टी की नहीं है? आज उनकी संवेदना मसाज के साथ है। क्या ये करने के लिए आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी? जी, डॉक्टर नरेश कुमार, आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है वो दरअसल उसके बावजूद उस तेजी के साथ, उस प्रखरता के साथ जनता के सामने लाया नहीं जा रहा है, या जनता इसको समझ नहीं रही है? कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश करेगी इन सारे मामलों को जनता के बीच में लेकर आने के लिए, कैसे लाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात के ऊपर बहुत पुरजोर के साथ लोगों के बीच लेके आ रहे हैं कि जो व्यक्ति दिल्ली सरकार थी तब जब ये आया 2013 में, कमियां खामियां गिना के लोगों के बीच में गया था और कहा था कि तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बारे में 3 व्हीलर के पीछे बड़े बड़े फोटो लगा के कि दिल्ली की सीएम चोर है और ईमानदार केजरीवाल को लेके आओ, और उन्होंने कहा था कि मैं इनको जेल में डालूंगा। उनके ऊपर तो कोई ये आरोप सिद्ध नहीं करवाया है, लेकिन इनके खुद के मंत्री जेल में हैं और कुछ जेल में जाने वाले हैं। मैं इसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो शहर में करता था सांप काटे का इलाज, उसके ठिकानों में सांपों के ठिकाने मिले। सही मायनों में जो सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा इसका साजिश करता है, वो खुद केजरीवाल है। और वो चाणक्य ने भी कहा है कि किसी व्यक्ति का आकलन करना हो तो उसके दोस्तों का आकलन कर लो, तो उसका आकलन स्वतः हो जाएगा। जब इनके दोस्त जेलों में है, कुछ जेल में जाने वाले हैं, तो ये भी खुद अपराधी है। तो ऐसे अपराधी को तत्काल प्रभाव से दिल्ली के उपराज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र सहराव जी को एक बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का एलजी हर मुद्दे को पलटता है, और इस मुद्दे पे यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कोई घालमेल है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कि सैया बया कोतवाल फिर काहे से डरना? कहीं भाजपा का कहीं ना कहीं इसको शय तो नहीं है? ये आपने एक राजनीतिक बयान दिया, एक राजनीतिक बयान दिया, एक कुशल राजनेता की तरह से, बढ़िया है। चलिए, लेकिन हमारे पास आज दरअसल अब इस पे जवाब अजय सहरावत जी से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आज हम सभी मेहमानों से क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे पास सीमित समय है और आज की चर्चा को हम यही विराम देना चाहेंगे। दरअसल चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आप सभी लोगों को शुक्रिया करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार जी को भी, अजय सहरावत जी को भी बीजेपी से, और परविंदर सिंह सेठी जी को भी। राजेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।
और अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों में नजर आ रही है। किस तरह से विवादों में नजर आ रही है, इस पर एक बार फिर से आरोपों की झड़ी लगाई गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों में नजर आ रही है और इसको लेकर के तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे फिल्मी सितारों को पैसे दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी के एक विधायक ने, महाराष्ट्र के विधायक ने, नीतेश नारायण राणे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह महज एक स्टेज शो की तरह है। उन्होंने ट्वीट किया कि इस बात का भी प्रमाण है कि किस तरह से कलाकारों को रुपए देकर उनके साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि फिल्म स्टार्स जो साथ चल रहे हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। यात्रा का मजाक बनाते हुए नीतेश राणे ने कहा कि ये सब गोलमाल है भाई, ये पप्पू कभी पास नहीं होगा। अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने तंज कसा है कि मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी के साथ चलने के लिए एक्टर की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आरोप है। और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य नीतेश नारायण राणे ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ ट्वीट किया है, आइए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। सो द भारत जोड़ो यात्रा is indeed a stage managed one. All the celebrities and the Bollywood actors that you see walking with him, talking with him, and speaking so highly about the yatra are all been paid and been asked to be there. The message, the WhatsApp message that I have posted on my Twitter has been circulated to a lot of media agencies, talent management agencies, where they have been asked which actor can come and walk with him during his Madhya Pradesh yatra. So this entire farce that his yatra is a success is actually a stage managed one, and it clearly shows how the people of India have been cheated yet again by the Congress party. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक जैन भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के अगर बात करें कि जो ये यात्रा है ये दरअसल मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है या कर चुकी है, दीपक आप बेहतर बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये जिस तरह से विवाद जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, विवाद एक के बाद एक उस पर नज़र आते जा रहे हैं। चाहे वो शुरू से भगवान श्री राम के साथ में राहुल गांधी को की तुलना करने की बात हो, या फिर अब जाकर के ये जो एक नया विवाद आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सारा जो पूरी यात्रा है स्टेज मैनेज्ड है। और अब मध्य प्रदेश के लिए भी मांगे जा रहे हैं कि कोई जो आर्टिस्ट हो या जो फिल्म स्टार्स हो वो अगर साथ चलना चाहें तो अपनी कीमत बताएं। ऐसा नीतेश नारायण राणे ने आरोप लगाया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निखिल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, सबसे पहले तो कल वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और 23 नवंबर से ये यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू होगी। बीच के दो दिन है वो राहुल गांधी गुजरात में प्रचार के लिए देने वाले हैं, तो इस बीच का ये जो गैप है वो वहां पर रहेगा। मुख्य बात अगर हम बात करें तो जिस तरीके के ये विवाद सामने आ रहे हैं लगातार, इस पर यहाँ पर भी जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को मैनेज किया जा रहा है इस पूरी यात्रा में शामिल करने के लिए। जिस तरीके से जो आर्टिस्ट की बात की गई है, जो आर्टिस्ट शामिल हुए हैं महाराष्ट्र में अभी कुछ समय पहले, उनको पैसे दिए गए। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में जो यात्रा पहुंचने वाली है और मध्य प्रदेश में जो 13 दिन ये यात्रा रहेगी उस दौरान भी लोगों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पूरी यात्रा को अगर यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंचने वाली है उसमें प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होंगी, कई अन्य नेता शामिल होंगे। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, कई कलाकार ऐसे हैं, इसके अलावा एक्टर्स हैं, उन लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि वो यात्रा में जुड़ने के लिए 5 मिनट हो 15 मिनट हो उस तरीके से अपने अपने रेट्स बताएं और वो यात्रा में शामिल हो। जिस तरीके से यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, इंदौर सबसे बड़ा पड़ाव रहने वाला है उसमें। और इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर हो सकता है कि आपको ऐसी तस्वीरें भी सामने आए कि कई एक्टर्स हो जो उनके साथ वहां पर नजर आए। जी, निश्चित तौर पर तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जनता को ठगना हुआ, जनता को छलना हुआ और इस सारा स्टेज मैनेज्ड है, इस पर हम आगे भी आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दीपक।
और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की और वहां से जुड़ी हिंसा की। पंचायत चुनाव में हिंसा की आहट, क्या ऐसा है? दरअसल पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लगातार जिंदा बम मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार एक के बाद एक जिंदा बम मिल रहे हैं। बीरभूम, पूर्वी बर्धमान, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना में स्थानीय नागरिकों की सूचना पर 1000 से अधिक बम पिछले कुछ दिनों में बरामद किए गए हैं। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर कई हथियार भी, घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें कई बंदूकें भी शामिल हैं। तो बंदूकें और बम बरामद हो रहे हैं लगातार तमाम ग्रामीण और पंचायत इलाकों से। पश्चिम बंगाल में नादिया और दक्षिण 24 परगना में देशी बम फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे दरअसल इस बम को बॉल समझकर खेल गए और ऐसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में कुछ और बच्चे घायल भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 2 दिनों में अलग अलग इलाकों में अब तक 200 से ज्यादा जिंदा बम मिल चुके हैं। तो पिछले 2 दिनों में ही 200 से ज्यादा जिंदा बम मिले हैं। पश्चिम बंगाल में फरवरी मार्च में होने वाले हैं पंचायत चुनाव। तो पूरा कनेक्शन समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हिंसाग्रस्त पश्चिम बंगाल में जब चुनाव सर पर है तो ये बम मिलने का आखिर क्या कारण है। लगातार बम मिलने की घटनाओं से पंचायत चुनाव में हिंसा की आशंका जो है वो और उसकी आहट गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनाव में हिंसा की आशंका भारतीय जनता पार्टी ने जताई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अभी से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में बम और बंदूकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दिलीप घोष का कहना है कि अभी से बम और बंदूकों की आवाजें सुनाई दे रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल की राजनीति अभी भी हिंसा से मुक्त नहीं हो पाई है। तो बंगाल की राजनीति में हिंसा एक अभिन्न अंग बनी हुई है और वाम मोर्चा शासन में हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ाई लड़ा करती थी और जब वो सत्ता में आई हैं तो हिंसा को उन्होंने भी हथियार बना लिया है, ये कहना है दिलीप घोष का। वर्ष 1998 में ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी के गठन के बाद वर्चस्व की लड़ाई ने हिंसा का नया दौर शुरू किया है। अब टीएमसी की हिंसा के खिलाफ भाजपा और माकपा शिकायत कर रही है, क्योंकि लगातार जो हिंसा से मुक्त पश्चिम बंगाल की कल्पना की गई थी उससे दरअसल दूर है। ऐसी स्थिति में चिंता स्वाभाविक है कि बंगाल फिर से हिंसा की आग में जल सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। प्रसेनजीत, बड़ा सवाल है कि क्या इतने बड़ी संख्या में जो बम मिल रहे हैं, 3 बच्चों की मौत भी हो गई है, कुछ बच्चे घायल भी हुए हैं, क्या आशंकित होना चाहिए, डरने की जरूरत है? जी निखिल, मैं बताऊं कि डरने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि इस तरह से डरने की जरूरत है, बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सही में डरने की जरूरत है। ये हिंदुस्तान में एकमात्र बंगाल है जहां पे 2008, 9, 10 में किसी एक न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छा एक बात सोचे थे जी। फ्रंट पेज में हर दिन थर्मोमीटर की जैसे डेथ मीटर बोल के एक ग्राफिक्स आता था, उसमें हर दिन उसका संख्या दिया जाता था कि कल राजनीतिक वायलेंस में, पॉलिटिकल वायलेंस में बंगाल में कितने लोगों की मौत हुए हैं। डेथ मीटर जी। तो ये वायलेंस मीटर, डेथ मीटर, ये बंगाल की चुनाव की, बंगाल की सियासत की एक अभिन्न अंग है। और जैसे आप कह रहे थे, पिछले कई दिनों से बम की बरामदी और बच्चों की मौत, ये अपने हिंदुस्तान की राजनीति में किसी जगह पे देखे नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट बात बता दूं, कल रात को बसीरहाट बोल के बांग्लादेश के सटे हुए नॉर्थ 24 परगना की एक जगह है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की 2 गुटों की लड़ाई को रोकने के लिए जब पुलिस गई तो एक पुलिसकर्मी उन्हीं तृणमूल कांग्रेस की जो एंटी सोशल्स है उन्हीं की गोली से वो घायल होकर अस्पताल में है। आज सुबह साउथ 24 परगना की किसी जगह से 30-35 बम फिर से बरामद हुई। तो बात यह है कि बंगाल की चुनाव पंचायत के स्तर पे काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए निखिल, जब पिछले कई दिनों से आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक बात बार बार कहता हूं कि यहाँ पे 3 तरह की प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, एक नौकरी है और एक तृणमूल है या राजनीति करना है। पहले वाम मोर्चा करना एक प्रोफेशन हुआ करता था, अब तृणमूल कांग्रेस करना एक प्रोफेशन है। तो गांव में जहां पर लोगों के पास काम नहीं है तो पैसा जुगाड़ करने के लिए, कमाई करने के लिए जरिया है पंचायत। और इस पंचायत के ऊपर जो अपना एक बात आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, समय लगभग समाप्त हो गया है, कि कानून व्यवस्था, दरअसल पुलिस क्या कर रही है? इतने सारे बम एक साथ बरामद किए जा रहे हैं और क्या मंशा है इसके पीछे, कौन कर रहा है ऐसा? देखिए,
ये पुलिस क्या कर रही है, सवाल का जवाब अगर मैं दे दूं तो आपको पता है पिछले कुछ दिनों में कई सारे पत्रकार जेल की सलाखे के पीछे चले गए पश्चिम बंगाल में। तो मेरा भी हो सकता है कि ऐसा हालत हो कि पुलिस क्या कर रही है। देखिए, पुलिस को पता है सब कुछ, मुश्किल इस बात की है कि कहां पे बम है क्या नहीं है। जब लोगों ने गांव, जैसे आपने भी अपने रिपोर्ट में बताया कि स्थानीय लोगों ने जब पुलिस के ऊपर दबाव डाले तब पुलिस जाके कुछ जिस तरह की फुटेज आप दिखा रहे हैं इस तरह से बम बरामद करने की काम कर रही है। लेकिन जब तक हेडक्वार्टर से, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर से उनके पास मैसेज ना पहुंचे कि आप कुछ कार्रवाई कर लो, तब तक यहाँ की पुलिस पिछले 10 साल से चुपचाप बैठी हुई है। या राजनीतिक लोगों की डर से टेबल के नीचे एक फुटेज कई साल पहले काफी मशहूर हुआ था कि पुलिस फाइल लेकर टेबल के पीछे छुपे हुए हैं। तो इस तरह की पुलिस की हाल है। देखिए, चलिए बहुत शुक्रिया। ये बेहद संजीदा विषय है और इस पर दरअसल सभी को और समाज को दरअसल कानून व्यवस्था को भी सजग होना चाहिए। लेकिन ये वक्त जब बात आपने जिस तरह से कहा कि जब खेत ही पेड़ को खाने लगे तो आखिर कहाँ जाए, लेकिन ये जो सवाल है ये बेहद मौजूद है और इस पर सभी को संजीदा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत। और अब वक्त है देश हित का। अपने बच्चों को आप कैसे परवरिश देंगे वो उसी तरह से की चीज़ें ग्रहण करेगा। कहते हैं कि जैसी आप परवरिश देंगे वैसा ही बच्चा बढ़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि बिहेवियर इज कॉट, इट इज़ नॉट टॉट। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएं। तो आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। आप देखिए और सोचिए, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। बल भीमा आंजनेया, जय हो जय हो जय हो आंजनेया, जय हो आंजनेया, जय हो